नमस्कार दोस्तों। मैं हिम्मत से एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेकर। दोस्तों, आज हम फिर बात करने वाले हैं दुनिया इन दिनों। ये दुनिया इन दिनों का ये तीसरा एपिसोड है दोस्तों। और इस एपिसोड में हम बात करेंगे सबसे अमेरिका ईरान युद्ध जो चल रहा है उस युद्ध विराम की जो बातें हो रही है उसके ऊपर। इजराइल और अमेरिका के अ, अध्यक्ष राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति और इजराइल के प्रधानमंत्री के बीच में जो बातचीत हुई है उसके ऊपर। और अ, रूस यूक्रेन युद्ध पे, फिर रूस और अफगानिस्तान में जो नई खिचड़ी पक रही है उसके ऊपर। और नेपाल और भारत के संबंध, वेनेजुएला और भारत के संबंध पे भी हम आज बात करें, क्योंकि वेनेजुएला की कार्यकारी राष्ट्रपति अ, 3-4 दिन के दौरे पर अमेरिका सत्ता यहाँ आई है, भारत में आई है। 3 तारीख से आने की है। 3 तारीख आज है, शायद आज शाम तक आ जाएगी अगर नहीं आई तो। और इस तरह से सारी बातें हम एक एक करके करेंगे। दोस्तों, ये जो एपिसोड है ये थोड़ा लंबा है, लेकिन जरूरी है इसको देखना। क्योंकि इसमें पूरे अंतर्राष्ट्रीय चीजों की, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की बातचीत है, विदेश नीति है और भी कुछ इसमें है। हम महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल से बोल रहे हैं। और अगर आपने अभी तक भी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। और अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और लोगों को भेजें। और कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। तो दोस्तों, मैं आप ये शुरू करता हूं। सबसे पहले ईरान अमेरिका वार से शुरू करते हैं। और ये युद्ध तो काफी दिनों से चल रहा है। 40 दिन तो धनाधन युद्ध चला था। बाद में सीज फायर चल रहा है, उसको भी 25 दिन 30 दिन हो गए मिशन में। लेकिन युद्ध रुका नहीं अभी भी, रोजाना। अब मैंने पहले भी आपसे एक बार कहा था कि ये युद्ध करने की हिम्मत अब दोनों में नहीं है। न ईरान चाहता है युद्ध करना, न अमेरिका चाहता है। हालांकि दोनों धमकियां जरूर दे रहे हैं। और ये युद्ध छोटा मोटा युद्ध तो हो सकता है, मतलब एक आध हमला हो गया, फिर भाग गए, फिर चला आ गए। इस तरह का जो हो रहा है वो होगा। वो अपनी धौंस दिखाने के लिए अमेरिका करता है। और अ, ईरान जो है ये दिखाने के लिए कि मैं डरने वाला नहीं हूं, उसको रिटीलिएट करता है। अभी बंदर अब्बास पे अमेरिका ने जो हमला किया, तो ईरान ने वापस उसका कुवैत पर हमला करके और बदला, मतलब बदला लिया। इसी तरह से हॉर्मुज में भी अमेरिका ने किसी एक जहाज वहाज पर हमला किया था। और उसका भी बदला उन्होंने वापस कुवैत पे, यूएई पे अ, हमला करके ले रहे हैं। तो ये तो चलता रहेगा। लेकिन अभी पेच दूसरा फंस गया है। पेच ये फंसा है कि इजराइल जो है आउट ऑफ कंट्रोल है। आउट ऑफ कंट्रोल का मतलब अमेरिका के कहने से भी वो नहीं मान रहा है, या अमेरिका उसको कह नहीं रहा है। ये एक अंदर आंतरिक आपस की बातचीत हो सकती है कि हमने युद्ध विराम कर दिया है, तुम जितनी जमीन कब्जा सकते हो कब्जाओ। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि ट्रम्प साहब, मैंने पहले भी आपको कहा था कि उन्होंने शुक्रवार को जो बयान दिया है वो सोमवार तक है। सोमवार को वो नया बयान देंगे और ऐसा ही हुआ। अभी अ, जो बातचीत चल रही है वो दो चीजों पर अटकी हुई है। एक तो यूरेनियम, इनरिच यूरेनियम, जो अमेरिका चाह रहा है कि हमको दे दो। और ईरान ने साफ मना कर दिया है, उन्होंने कहा कि यूरेनियम हमारे यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। और दूसरी जो बात चल रही है वो हॉर्मुज को खाली करने की है, हॉर्मुज से कंट्रोल हटाने की है। और ईरान ने
इसके बीच में एक स्मार्ट मूव किया और ओमान के साथ बैठ करके और उसको रेगुलेट करने की, क्योंकि ओमान और ईरान और ओमान के बीच में ही वो हॉर्मुज का जो पतला सा रास्ता है वो है, और दोनों की सीमाएं समुद्री सीमाएं जो है उसमें आती है। तो उन दोनों पे कंट्रोल करने के लिए दोनों ने बातचीत कर ली, तय कर लिया, और रेगुलेटरी अथॉरिटी बना दी, और नियम बन रहे हैं, बन भी गए हो तो पता नहीं। तो इस तरह से वो उसको खाली करने के बिल्कुल भी मूड में नहीं है। इधर ट्रम्प साहब ने एक एक और नया पासा फेंका, और उसमें उन्होंने जो है उनको इस ईरान और अमेरिका के बीच में जो बातचीत के अंदर जो मध्यस्थता कर रहे हैं उन सारे देशों को भी फंसा दी। मतलब उन देशों में कौन है? कतर, अ, सऊदी अरबिया भी मान सकते हैं, ओमान और पाकिस्तान। बड़े लेवल पे ये तीन देश जो हैं कर रहे हैं, और सऊदी अरबिया भी चार मान लीजिए। तो उन चार देशों को इस तरह से फंसा दिया, उन्होंने कहा कि ये इब्राहिम अकॉर्ड पे साइन करो और इजराइल को मान्यता दो, तब ही हम ईरान से समझौता वार्ता करेंगे, उस पर साइन करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। अब इनके सामने धर्म संकट खड़ा हो गया, पाकिस्तान के सामने खासतौर से, और ओमान और सऊदी अरबिया और कतर के सामने भी, कि वो फिलिस्तीनी जमीन पर इजराइल को कैसे मान्यता दें, और फिलिस्तीनी से धोखा करके अगर इजराइल को मान्यता दे देते हैं तो ये कहीं पे भी नहीं रहे टिक सकते। सारा मुस्लिम जो वर्ल्ड है वो इन सब के अगेंस्ट हो। तो ऐसी मुसीबत में ये फंस गए। अच्छा, फिर ईरान उनके साथ नहीं है। ईरान ईरान के रहते हुए वो ये चारों देश ये बात कर ही नहीं सकते कि वो इजराइल को मान्यता दे दें, क्योंकि वो उनको रहना तो यही है, और पाकिस्तान से तो उसकी सीमा लगती है। तो ये संभव ही नहीं है। तो लेकिन ट्रम्प साहब ने स्मार्ट मूव किया है और सबको फंसा दिया। अब ये इस तरह से इन्होंने इस युद्ध विराम की जो बातचीत है उसको भी लटका दी। मतलब अब वो ये कह रहे हैं कि आप इन पे साइन करोगे तो हम साइन करेंगे। तो इसलिए मतलब अच्छा, इससे साफ नजर आता है कि ट्रम्प साहब इसको डिरेल करना चाहते हैं। कोई युद्ध युद्ध विराम जो संधि है या डील है वो नहीं करना चाहते। वो इसको डिरेल कर रहे, किसी न किसी तरह से डिरेल कर रहे। मैंने पिछले पिछले एक एपिसोड में भी ये बात कही थी। तो इधर क्योंकि इजराइल जो है वो उस सीज फायर को नहीं मान रहा है, और इजराइल और बैरूत के बीच में सीज फायर हुआ, बैरूत मतलब लेबनान के बीच में भी सीज फायर हुआ, अमेरिका में बैठ के करवाया गया, वो उसको भी नहीं मान रहा है। और वो गाजा में और लेबनान पे लगातार हमले कर रहा है, और हमले ही नहीं कर रहा है वो मतलब नागरिक बस्तियों पर हमले कर रहा है, सिविलियंस को मार रहा है। और लेबनान में तो वो बैरूत पर हमला कर रहा है, दक्षिणी बैरूत पर उसने हमले किए हैं। और वहाँ जो वो किला है एक उस नदी के ऊपर, उस पर भी कब्जा कर लिया है उसने। हालांकि वो ऐसे तो ऐतिहासिक किला है, 900 साल पुराना किला है वो, लेकिन उस वहां से जो है सारी चीजों को कंट्रोल किया जा सकता है। वो इतना ऊंचा है कि सारी चीजें वहां से दिखती है। तो मतलब खुफिया ढंग से उसको देखें तो वो बहुत ही स्ट्रेटेजिक पॉइंट है। हालांकि पहले भी किया था, और हिजबुल्लाह ने उनको भगाया है वहां से। और इधर जो है हिजबुल्लाह भी उनको मार रहा है, ऐसा नहीं है कि हिजबुल्लाह नहीं मार रहा है, हिजबुल्लाह भी लगातार हमले कर रहा है, और दो दो चार चार लोग रोज उनके मर रहे हैं, कई जने घायल हो रहे हैं। लेकिन दोनों में फर्क बहुत है। वो सिविलियंस को मार रहे हैं, ये मिलिट्री के लोगों को पर हमला कर रहे हैं। और दक्षिणी लेबनान में इजराइल बहुत आगे तक बढ़ गया है, 40 40 किलोमीटर तक अंदर घुस गया है।
और वहां पर उसने धमकी भी दे दी है कि आप ये सब जगह खाली करो। और इधर जो है गाजा में उसने अपने आईडीएफ के जवानों से कहा है कि 75% गाजा पर कब्जा करो। और अभी 50-52%, 55% तो अभी भी है उनका कब्जा, और अब 75 पर कब्जा करने की बात कही है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए ईरान ने कहा कि भाई अब अमेरिका को कह दिया कि हम आपसे बात नहीं करेंगे। उन्होंने अमेरिका को साफ कह दिया कि नहीं, हम आपसे बात नहीं करेंगे, अब कोई बातचीत नहीं होगी, कोई डील नहीं होगी, आप जंग के मैदान में ही आपसे फैसला होगा। अब कल से युद्ध, मतलब युद्ध शुरू हो जाएगा। इस पर ट्रम्प साहब ने इजराइल के नेतन्याहू को फोन लगाया। फोन लगा करके उसको कहा, और तू तू मैं हुई, गाली गलौज भी हुई। और यहाँ तक कह दिया ट्रम्प साहब ने कि तेरे को मैंने ही बचाया तेरे को, नहीं तो तू जेल में सड़ रहा होता अभी। और तो इस तरह तक, इतने नीचे स्तर तक की जा करके बातें हुई है, लेकिन हमले रुक रहे नहीं। अब शायद उन्होंने कहा कि अब नहीं करेगा वो हमला, और लेकिन कुछ कह नहीं सकते। नेतन्याहू का कुछ नहीं कह सकते। वो समझ रहा है कि जब तक ये संधि वंधि की बातें चल रही है, तब तक मैं जितनी जमीन कब्जा कर लूं उतनी कर लूं, और बाद में छोड़ने का तो सवाल ही नहीं है। और सब जगह उसने टैप रिकॉर्ड उसका यही है कि सब जगह उसने इसी तरह से किया है। और घुस गया अंदर, कब्जा कर लिया, फिर वहां बैठ गया, और बाद में युद्ध विराम कर। अब रूस और यूक्रेन के युद्ध में आप देखिए कि एक नए मोड़ पर पहुंच गया और बहुत भयंकर स्थिति हो गई है। रूस ने कीव के ऊपर हमला कर दिया। कीव यूक्रेन की राजधानी है। तो सब और भी कई शहरों पर हमला किया है, पर कीव उसमें सबसे ऊपर है। मिसाइल मिसाइलें और ड्रोन से हमला किया, निशाना लगाया, और 22 लोगों के मरने की खबर है, और 100 लोग घायल हो गए, जिसमें ज्यादातर सिविल नागरिक हैं, मतलब सेना नहीं है, आम नागरिक हैं। सोमवार मंगलवार की रात को 75 से अधिक शहरों पर, 75 से अधिक ठिकानों पर 73 मिसाइल और 660 ड्रोन से हमले किए। राजधानी कीव में 4 लोग मारे गए और 60 से अधिक घायल हुए। इधर रूस और अफगानिस्तान में संबंध सुधर रहे हैं। और रूस ने 1925 में 2025 में अफ्रीका को मान्यता दे दी थी, और उन्होंने मान लिया है, तालिबानी सरकार को उन्होंने मान लिया। जो पहला देश है रूस जिसने तालिबान सरकार को ऑफिशियली मान्यता दे दी। अब तालिबान शासन जो है के साथ जो रूस जो है गठजोड़ कर रहा है। महत्वपूर्ण बात यह है कि रूस ने दुनिया का पहला देश है जिसने तालिबान सरकार को औपचारिक मान्यता दी। सरकार ने सैन्य तक, तकनीक सहयोग 2026 में, अब रूस ने तालिबान सरकार के साथ अ, हथियार, सैन्य तकनीक, प्रशिक्षण और लाइसेंसिंग और सुरक्षा सहयोग में एक दूसरे को मदद करेंगे, शामिल हो सकता है। रूस में यह समझौता और इसलिए किया रूस ने कि आईएस का जो खुरासान ग्रुप है, उससे उसको खतरा लग रहा है। और क्योंकि आ, पहले उसने, मतलब एक बार मॉस्को में हमला कर दिया था, उस 2024 में, उसके बाद से उससे डरा हुआ है। तो उसने तालिबान की मदद लेने के लिए ये समझौता कर लिया। रूस, अच्छा ये तो है ही कि भाई तालिबान की से रक्षा के रूप में, मतलब मदद मिलेगी।
इसके अलावा वो जो है मध्य एशिया में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता है। और अमेरिका ने जब से अफगानिस्तान छोड़ा है, वो खाली जगह, अफगानिस्तान में जो खाली जगह है उसको भर रहा है। दक्षिणी एशिया और पश्चिम एशिया, मध्य एशिया, पश्चिम एशिया और दक्षिणी एशिया, तीनों की गतिविधियों पर यहाँ से नजर रखी जा सकती है। ये बिल्कुल बीच में पड़ता है। और व्यापार और ऊर्जा के लिए भी उसने समझौते किए हैं। अफगानिस्तान के साथ ऊर्जा, परिवहन, कृषि और बुनियादी क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाना चाहता है। बुनियादी ढांचे के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाना चाहता है। तालिबान को इससे अंतर्राष्ट्रीय वैधता मिल रही है। इसलिए तालिबान भी चाह देख रहा है कि भी चलो, रूस ने मेरे को जो है वो औपचारिक वो दे दी है मान्यता, और रूस हमारे से समझौता कर रहा है, तो दूसरे देशों के साथ भी हमारे समझौते हो सकते। हथियार और सैन्य तकनीक तक भी पहुंच मिल सकती है। प्रशिक्षण, आधुनिक हथियारों के प्रशिक्षण पर पाकिस्तान से और प्रशिक्षण मिलेगा और पाकिस्तान पर निर्भरता कम हो जाएगी। एक और बात यह है कि अमेरिका जब यहाँ से गया था तो बहुत सारे हथियार छोड़ के गया, और बहुत सारे हथियार ऐसे हैं कि जिनको वो तकनीकी इतने जटिल हैं कि अफगानिस्तान के तालिबानी लोगों को वो समझ नहीं आ रहा है। तो रूस उसमें उनको चलाने में भी मदद कर सकता है, प्रशिक्षण दे सकता है। तो इसलिए ये दोनों के हित में है। रूस के माध्यम से दूसरे देशों से संबंध बनाना, पाकिस्तान इस पाकिस्तान इसमें सबसे ज्यादा संकट में है, क्योंकि अगर अफगानिस्तान मजबूत हो जाता है तो पाकिस्तान की दिक्कतें बढ़ जाएगी। भारत के लिए अफगानिस्तान एक चुनौती भी है और अवसर भी है। और इससे अवसर तो ये है कि अफगानिस्तान मजबूत होगा तो पाकिस्तान कमजोर होगा, और ये एक अवसर है हमारे लिए। और अफगानिस्तान रूस की मदद से अंतर्राष्ट्रीय स्वीकारोक्ति और सैन्य शक्ति हासिल करना चाहता है। इस साझेदारी का सबसे ज्यादा असर पाकिस्तान पर पड़ेगा। अब मैं आपको वेनेजुएला की जो कार्यवाहक राष्ट्रपति रोड्रिगेज रोड्रिगेज यहाँ भारत आई है, 3 जून से 7 जून तक के का दौरा है उसका, 2026 में। और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेगी, निश्चित रूप से वो आई है तो मिलेगी ही। और ऊर्जा क्षेत्र में खास तौर से क्रूड ऑयल को बेचने का प्रयास करेगी, क्योंकि हमारी भी जरूरत है क्रूड ऑयल। और हॉर्मुज की बात तो हमारी बहुत ज्यादा जरूरत हो गई हॉर्मुज पे कम कंट्रोल होने के बाद, क्योंकि हमारा जो तेल खाड़ी देशों से आता है वो अभी नहीं आ रहा है, कम आ रहा है, मतलब आ तो रहा है लेकिन। तो ये जो प्रॉब्लम है वेनेजुएला वेनेजुएला की प्रॉब्लम क्या है कि उसके पास तेल तो खूब है, मतलब सबसे ज्यादा तेल है विश्व में, लेकिन उसका तेल भारी है। और रिफाइनरियां में ज्यादा, उसको रिफाइन करने में ज्यादा समय लगता है, ताकत लगती है। और हमारे लिए एक और मुश्किल ये है कि वेनेजुएला हमारे से काफी दूर है, 6-7 हजार 8 हजार किलोमीटर दूर है, जबकि ईरान और खाड़ी के देश हमारे से 2 हजार किलोमीटर 1500 किलोमीटर दूर ही है। तो यहाँ वहाँ से लाने का ट्रांसपोर्टेशन बहुत महंगा पड़ता है हमारे को। और लेकिन अब हमारे पास विकल्प नहीं है इस समय, क्योंकि हमने रूस से तेल लेना बंद कर दिया है। ईरान से अभी तेल हम ले नहीं पा रहे हैं। और हॉर्मुज का जो नियंत्रित मामला है सारा, ब्लॉकेड भी लगा हुआ है, और वो ब्लॉकेड भी नहीं हट रहा है, और ईरान का नियंत्रण भी नहीं हट रहा है, तो वो उधर से तेल आने में बड़ी मुश्किल हो रही है। तो इस वजह से हमने कुछ दूसरे अफ्रीकन देशों से भी तेल लेना शुरू किया है। और वेनेजुएला से हम एक लॉन्ग टर्म संधि करेंगे कि भाई हमको
बाद में भी तेल मिलता रहे, हालांकि ये हमारे लिए महंगा जरूर। और ट्रम्प साहब का दबाव भी है हमारे ऊपर, अमेरिका के, ये नहीं कह सकते कि हम अपने मर्जी से ही ले रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति का दबाव भी हमारे ऊपर है कि आप वेनेजुएला से तेल खरीदो, और रूस से मत खरीदो, अमेरिका से, ईरान से मत खरीदो। तो ये दबाव भी है। और वेनेजुएला को हम भारत में की दवाइयाँ और मशीनरी और ये सब रसायन तकनीक उत्पाद बेचते हैं। तो व्यापार संतुलन भी हमारे बनाने का एक जरिया है। ये चर्चा उसके ऊपर भी होगी कि व्यापार संतुलन बने, और विज्ञान और नवीनीकरण ऊर्जा के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर बातचीत हो सकती है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति अपने साथ मंत्रियों और विशेषज्ञों का एक बड़ा प्रतिनिधिमंडल लेके आई है, जो इस सारे काम को करेगा। व्यापार में व्यापार के अतिरिक्त इस यात्रा का महत्व इसलिए भी है कि भारत लैटिन अमेरिका की देशों में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता है, और वेनेजुएला भी एशिया के देशों में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता है। अपनी तेल वेल बेचने का उसका जो मुद्दा है वो करना चाहता है। इसलिए ये जो आ, या दौरा है, ये बहुत महत्वपूर्ण दौरा है। आ, दोस्तों, एक और खबर मैं आपको बताता हूँ कि बांग्लादेश में मिठाई बंट रही है। मिठाई बटे भी क्यों नहीं है, बड़ा काम, उनको बड़ी उपलब्धि मिली है। और आप सोच रहे होंगे ऐसी क्या उपलब्धि है भाई बांग्लादेश में। तो आपको मैं बताता हूँ कि बांग्लादेश ने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के अध्यक्ष का चुनाव बांग्लादेश का विदेश मंत्री खलीलुर रहमान जीत गए हैं। वो अब संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के अध्यक्ष होंगे। बांग्लादेश उसका अध्यक्ष है। तो निश्चित रूप से बड़ी उपलब्धि है, और मिठाई बांटने का एक अच्छा, उनका खुशी इजहार करने का अच्छा जरिया है। क्योंकि वैसे तो ये बहुत ही, मतलब ये पद कोई बहुत बड़ा शक्ति केंद्र नहीं है, लेकिन इसकी कूटनीतिक जिम्मेदारी तो है, और इसकी महत्व भी है। और इससे इनका महत्व और बढ़ जाता है। मतलब बांग्लादेश के लिए ये मतलब बहुत ही अच्छा। उन्होंने साइप्रस के कैंडिडेट को हराया था, और इससे शक्ति तो नहीं मिलती, लेकिन अ, अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक प्रतिष्ठा तो प्राप्त होती ही है। इसका कूटनीतिक प्रभाव भी बढ़ता है इससे, और प्रतिष्ठा भी बढ़ती है। बढ़ाने वाला प्रभाव बढ़ाने वाला, हालांकि इससे प्रत्यक्ष शक्ति कोई नहीं मिलती है। दोस्तों, अब मैं आपको हमारे एक और पड़ोसी देश नेपाल की बात करना चाहता हूँ, और इसकी बात को करके मैं इसको समाप्त करूंगा। और नेपाल में जब से ये बालन शाह की सरकार आई है, तब से भारत के साथ थोड़ा पंगा बढ़ रहा है। पहले उन्होंने लोगों के आने जाने पे रोक लगा दी। सामान ले जाकर, 100 रुपए का जो सामान ले जाएगा इधर से कोई, तो उस पर टैक्स लगा दिया। और टैक्स भी मतलब 8% से 80% तक का टैक्स लगाया है। तो इस तरह से, और अभी उनके आने के बाद चूंकि वो अपने आप को वो राष्ट्रवादी सरकार को दिखाना चाहते हैं, इसलिए हमारे जो क्षेत्र हैं, काला पानी और लिपुलेक और लिपिक का धुरा, इन क्षेत्रों पर अपना दावा ठोक दिया। दावा तो पहले से ही ठोका हुआ था, लेकिन ये विवाद के बड़े कारण बन गए। अब और ज्यादा, क्योंकि अपने आप को राष्ट्रवादी बताना है, इसलिए ये। और अभी मतलब कैलाश पर्वत पर जाने के लिए इस रास्ते का उपयोग कर रहे थे, उस पे इन्होंने थोड़ा व्यवधान पैदा किया है, इसलिए और ज्यादा चर्चा में आ गए। हालांकि ये
समस्या आज की नहीं है, ये 200 साल पहले की समस्या है। जब महाकाली नदी को सीमा मान लिया था, ब्रिटेन का साम्राज्य था जब, उस समय की बात है ये। और और वो असली मुद्दा ये है कि ये काली जो है, महाकाली नदी, इसका उद्गम कहाँ है। वो काली नदी को तो आपने सीमा मान लिया, लेकिन उसका उद्गम कहाँ है, उससे सीमा तय होगी। तो ये झंझट है। इधर ये जो ओली साहब थे, केपी शर्मा ओली, इनकी सरकार थी, कम्युनिस्ट पार्टी के थे ये, और चीन से इनके बहुत अच्छे संबंध थे। तो चीन को अपने फोल्ड में लेने के लिए या हमारे से अदावत करने के लिए इन्होंने क्या किया, इन तीनों क्षेत्रों को अपने नक्शे में दिखा दिया, नेपाल के नक्शे में, और उसको संसद से पास करा लिया। जैसे संसद से पास कराने से उनके हो गए। फिर तो और ज्यादा ये मामला बढ़ा, और अब बालन शाह की सरकार आई है। और वो मतलब केपी शर्मा ओली के जो मैप बनाया, और उसका कैसे विरोध करें, क्योंकि वो तो राष्ट्रवादी सरकार है, उसको तो और ज्यादा उसके ऊपर प्रेशर डालना पड़ेगा। लेकिन अभी एक दिक्कत ये हो गई कि बांग्लादेश के जो प्रधानमंत्री है बालन शाह, उन्होंने एक बयान दे दिया कि भाई ये जो अवैध कब्जे हैं, मतलब ये भारत के अ, भारत ने हमारे इस पर अवैध कब्जे नहीं कर रखे हैं, नेपाल ने भी कई जगह हम अवैध कब्जे कर रखे हैं। उनका कहने का मतलब ये था कि भाई ये सीमाएं मतलब अभी क्लियर नहीं है, इसको उसके ऊपर बात करके इसको ठीक करेंगे। लेकिन उसका मैसेज ये गया कि नेपाल ने भी अवैध कब्जे कर रखे हैं भारत की जमीन पर। इससे जैनजी वहाँ का जो है नाराज हो गया, और प्रदर्शन कर रहा है। और नेपाल के बालन शाह को उसका जवाब देना मुश्किल हो रहा है। हालांकि अ, वहाँ के जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, उसने उसका स्पष्टीकरण दिया है, उसके बाद थोड़ा मामला थमा है। तो ये सारी बातें हैं। ये दुनिया इन दिनों के कुछ देशों की खबरें थी जो हमने आपके सामने रखी। अ, अब आपको ये एपिसोड, दुनिया इन दिनों का ये एपिसोड आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जाकर बताएं। और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, और लोगों को भी भेजें, अपने मित्रों और दोस्तों को, मित्रों और परिजनों को भी भेजें, और उनसे निवेदन करें कि वो भी हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आपने अभी तक भी अगर महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखे, सुझाव दें। आपकी कमेंट और सुझाव और भी बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। वीडियो लंबा है लेकिन जरूर देखना।